हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मुस्लिम लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, प्लस हमने लिमिटेशन एक्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को प्रॉपर्ली देख सकें। एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीपीसी। अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने सेक्शन 2 तक डिस्कस हम कर चुके हैं। डेफिनेशन क्लॉज में हमने सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अच्छे से डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड आई डू सजेस्ट कि आप सभी वीडियोस को प्रॉपर एक सीक्वेंस में ही देखें, ताकि आप सही से समझ सकें कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3, दैट इज़ रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, कि किस तरह से कोर्ट्स एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर इस सेक्शन से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन 3 में क्या कहा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, यानी कि सपोज ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है कि एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंफीरियर जो भी सभी सिविल कोर्ट्स हैं एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, ये सबऑर्डिनेट है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखिए, आप क्या करें, अपने बैरक में ही साइड में थोड़ा सा स्पेस लेकर के वहाँ पर प्रॉपर्ली एक हायरार्की ड्रॉ करें इस सेक्शन से, ताकि आप कभी भी सेक्शन को कंफ्यूज ना हो, भूले ना। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे कि सबसे ऊपर है हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट है जो भी आपके सभी सिविल कोर्ट्स हैं या फिर स्मॉल कॉज कोर्ट है। ओके, अब इस हायरार्की को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं और जो स्मॉल कॉज कोर्ट है, दीज आर सबऑर्डिनेट ओनली टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं से देखिए क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम्स में कि जो सिविल कोर्ट है एंड जो स्मॉल कॉज कोर्ट है, दीज आर सबऑर्डिनेट टू बोथ टू द हाई कोर्ट एज वेल एज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि इसे इस तरह से आप बनाएंगे कि द सिविल कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीज आर सबऑर्डिनेट, द सिविल कोर्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज टू द हाई कोर्ट। दोनों के ही सबऑर्डिनेट ये होते हैं। ओके, इस तरह से इसे आप ड्रॉ करें अपने बैरक में। एंड मेन जो यहाँ पर पॉइंट है जो पूछा जाता है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 4। दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 4 जो है बात करता है अबाउट सेविंग्स, कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल कोड है या कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन कन्फर किया गया है तो सीपीसी विल नॉट अफेक्ट दैट पर्टिकुलर स्पेशल कोड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अगर कोई भी स्पेशल लॉ बनाया गया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए या कोई लोकल लॉ है तो सीपीसी उस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट किसी भी मैनर में नहीं करेगी। सेक्शन 5 इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। यहाँ पर भी देखिए बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके डिक्लेयर कर सकती है कि व्हाट पर्टिकुलर प्रोविजंस विल अप्लाई टू द रेवेन्यू कोड्स। ये भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 5, केवल इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। सेक्शन 6 देखिए जो आपका ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, इसको जो हम सेपरेट वीडियो में ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड किस तरह से सभी सेक्शंस को कनेक्ट करके पढ़ना है उस समय मैं आपको सेक्शन 6 बताऊंगी किस तरह से सेक्शन 6 को पढ़ा जाना है। ओके,
नेक्स्ट इज सेक्शन 7 दैट इज प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। इसको भी स्किप करना है आपको, केवल इतना याद रखें कि सेक्शन 7 इज कनेक्टेड विद ऑर्डर 50। ऑर्डर 50 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट से रिलेटेड बात कही गई है। एंड सिमिलरली सेक्शन 8 जो है आपका, जो कि बात करता है रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, दिस इज रिलेटेड विद ऑर्डर 51। केवल इतना याद रखें। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यहाँ से कोई क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं होते हैं, बिकॉज ये पहले से रिलेटेड है। मतलब प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, जिस समय इंडिया जो है वो इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था, जब वहाँ पर प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, फोर्ट विलियम, मद्रास, बॉम्बे, हाई कोर्ट, इस तरह से प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, उस समय से रिलेटेड ये सेक्शन है। ओके, तो इसीलिए सेक्शन 7 और 8 को भी आपको कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट आपका जो यहाँ से आता है दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशंस। दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 देखिए बात करता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस दीज आर बार्ड। यानी कि सेक्शन 9 एक तरह से बात करता है अबाउट सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कि किस तरह के पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सिविल कोर्ट्स जो हैं ट्राई करेंगे, किस तरह के मैटर्स में सिविल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन रहता है। द कोर्ट शैल subject to the provisions herein contained, the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature। कोर्ट के पास jurisdiction है कि सभी ऐसे सूट्स को ट्राई करना विच आर ऑफ सिविल नेचर, जो कि सिविल नेचर के हैं, एक्सेप्ट द सूट्स of which their cognizance is either expressly barred or impliedly barred। लेकिन कुछ इस तरह के सूट्स जिनका कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कहीं ना कहीं बताया गया है कि वो बार्ड है, या फिर इम्प्लाइडली बार किया गया है कि सिविल कोर्ट उस तरह के मैटर्स को डील नहीं करेंगे, तो उस तरह के मैटर्स में सिविल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा विच आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ओके, यहाँ से देखिए किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से, प्रीलिम्स में आपसे इस तरह से ऑप्शंस फ्रेम कर दिए जाते हैं कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली, या फिर केवल एक्सप्रेसली लिखा है या केवल इम्प्लाइडली लिखा है। इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है इन प्रीलिम्स एग्जाम। और जब हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि वट इज अबाउट द कि डिस्कस अबाउट द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर का क्या मतलब है, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको इलेबोरेट करें। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं आंसर लिखते समय। ओके, पहले इसको पढ़ते हैं प्रॉपरली। एक्सप्लेनेशन 1, यहाँ पर देखिए सेक्शन 9 के अंदर 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी or to an office is contested is a suit of civil nature। एक तरह से एक्सप्लेनेशन 1 में सूट ऑफ सिविल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इस तरह का सूट है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या किसी पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड कोई मैटर है, या फिर किसी पर्टिकुलर सूट के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर अपने अधिकार को, या किसी ऑफिस से रिलेटेड अपने अधिकार को आप चैलेंज कर रहे हैं, या फिर कोई सूट लेकर के आते हैं उससे रिलेटेड, देन सच अ सूट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question of religious rites or ceremonies। भले ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर ऑफिस में कोई इस तरह का क्वेश्चन भी इन्वॉल्व्ड है जो कि रिलीजियस रिचुअल्स या सेरेमनीज से रिलेटेड है, तब भी उस पर्टिकुलर सूट को कंसिडर किया जाएगा एज अ सिविल सूट। नेक्स्ट आपकी एक्सप्लेनेशन आती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल। यह बात कोई मायने ही नहीं रखती कि वेदर कोई फीस अटैच्ड है उस ऑफिस से या फिर नहीं। तो आपको केवल देखिए क्या करना होता है जिससे कि आपको चीज़ें याद रहे, आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका केवल आप क्या करें, सबसे पहले कीवर्ड फाइंड करने की
कोशिश करें। जब भी देखिए आप कुछ पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको कीवर्ड फाइंड करें, उसको अंडरलाइन करें और उस कीवर्ड से ही उस पर्टिकुलर सेक्शन को, उस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को याद रखा जा सकता है। किस तरह से? एक्सप्लेनेशन 1 में केवल आप याद रखें कि राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस, बस इतना याद रखें कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अधिकार या ऑफिस के अधिकार से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन 2 में आप याद रखें केवल वर्ड फीस। फीस वर्ड याद रखते ही आपको याद आ जाएगा पूरा कि एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो तो बात करती है कि क्या कोई पर्टिकुलर फीस अगर उस ऑफिस से या प्रॉपर्टी से के मैटर से रिलेटेड कोई फीस है तो भी वो पर्टिकुलर सूट आपका सिविल सूट ही रहेगा। तो इस तरह से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और उन कीवर्ड्स के थ्रू ही आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को, एक्सप्लेनेशन को रिकॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको मेंस में अगर एक क्वेश्चन आए तो कैसे आप इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं या अपने आंसर को एलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाएगा कि व्हाट आर द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सेक्शन 9 को जनरल एक्सप्लेन आप करेंगे जनरली कि सेक्शन 9 जो है वो बात करता है कि सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है ओवर सच पर्टिकुलर सूट्स विच आर ऑफ सिविल नेचर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया, डायरेक्टली ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि पर्टिकुलर सिविल सूट्स को ट्राई किया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर वर्ड यूज़ करने से जो इसका स्कोप है उसे वाइडन किया गया है। इस तरह के टर्म्स हम अपने आंसर लिखते समय यूज़ कर सकते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप समझाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अगर जो पर्टिकुलर सूट है उसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड है, जिस भी पर्टिकुलर इशू को आप लेकर के गए हैं, जो मेन क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द सिविल राइट्स एंड रिलेटेड टू द एनफोर्समेंट ऑफ दूज राइट्स, देन सच पर्टिकुलर सूट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी कि सूट ऑफ सिविल नेचर वो सूट्स होते हैं जहाँ पर किसी पर्सन के पर्टिकुलर राइट को चैलेंज किया जाता है या पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है और आप चाहते हैं कोर्ट से कि आपके उस पर्टिकुलर अधिकार को एनफोर्स कराया जाए कोर्ट के द्वारा, देन इस तरह के जो सूट्स होते हैं जो कि राइट के डिटर्मिनेशन से और राइट के एनफोर्समेंट से रिलेटेड होते हैं, सच सूट्स आर द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। फिर आगे आप अपने क्वेश्चन में ही इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि हम सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन 1 में भी देखा था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सूट्स होते हैं दीज आर द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या फिर जहाँ पर कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ मांगते हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर आपके द्वारा कोई स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जाता है तो दैट इज ऑल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर। या मैरिज से रिलेटेड कोई भी है मैटर, सूट ऑफ रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, बेसिकली डाइवोर्स आप चाह रहे हैं या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो ऑफ सिविल नेचर। एंड सूट रिलेटेड टू अकाउंट्स आर ऑल्सो सूट ऑफ सिविल नेचर। इस तरह से आपने 4 यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दिए कि इन सभी को सूट ऑफ सिविल नेचर में इंक्लूड किया जाता है। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या क्या सिविल नेचर के सूट्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो जहाँ कहीं प्योरली कास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है या प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, देखिए ये इलस्ट्रेशंस आपके ना केवल मेंस एग्जाम में हेल्प करते हैं बल्कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इस तरह से देखिए आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना हो कि विच वन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर या विच वन इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिविल नेचर में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। ये देखिए कहाँ से डिड्यूस हुआ है, ये डिराइव करा हमने फ्रॉम एक्सप्लेनेशन 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर
कोई पर्टिकुलर इस तरह का सूट है जहाँ पर भले ही रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज भी इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन उस रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज के साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एनी ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड, देन उसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर है। ओके, बट जहाँ कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ऑफिस से रिलेटेड सूट नहीं है और प्योरली केवल और केवल रिलीजियस रिचुअल्स और सेरेमनीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, देन सच सूट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। नेक्स्ट, अगर कोई भी इस तरह का सूट है जहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चन अराइज हो जाता है या फिर सूट रिलेटेड टू एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, डिग्निटी से रिलेटेड या ऑनर से रिलेटेड कोई इस तरह के सूट्स हैं या फिर कास्ट से आप पर्टिकुलरली एक्सपेल कर दिया जाता है, इस तरह के जो भी सूट्स होते हैं दीज आर नॉट ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह से देखिए, आंसर लिखते समय आप अगर इलस्ट्रेशंस के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इन मेंस एग्जाम, वो कोई काफ़ी बड़ा कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं बनता, केवल आपसे पूछा जा सकता है अबाउट सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन, कि सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो मीनिंग को समझाते समय आप जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, जनरल मीनिंग देंगे और उस मीनिंग के साथ साथ आप इलस्ट्रेशंस के थ्रू एलैबोरेट करेंगे कि क्या क्या सिविल नेचर में इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि आपको एक्सप्लेनेशंस को भी समझाना है तो समझा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिस इज़ फॉर मेंस एग्जाम, वेयर एज इन प्रीलिम्स आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है और दूसरा आपको एक्सप्लेनेशंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो कुछ भी मैनर में, किसी भी मैनर में हेल्पफुल लगता है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल पर सभी PDF नोट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स सब अवेलेबल हैं, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। एंड टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।